कैसी तेरी खुदगर्जी पार्ट 8। 1 घंटे बाद वंश और कनक दोनों सोफे पर बैठे थे। उनके सामने एक लड़की बैठी थी जिसकी पलकें बड़ी बड़ी थी। उसने बहुत ही ज़्यादा मेकअप किया हुआ था। नाखून बहुत लंबे लंबे थे। दिखने में बहुत अच्छी लग रही थी लेकिन साथ में डरावनी भी। उस लड़की को देखकर कनक को बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि वह लड़की कनक को बहुत अजीब नज़रों से देख रही थी। उस लड़की ने वंश की तरफ देखते हुए वंश से कहा, क्या बात है वंश, इस बार किसकी जान लेनी है जो मेरे पास आ गए हो? तुम तो जानते हो मैं अपनी अदाओं से ही लोगों को मार देती हूँ। अपने सामने बैठी निशा से कहा, आज मुझे तुम्हारी नहीं इस लड़की की ज़रूरत है। इसे इस तरह खूबसूरत बनाओ कि अगर कोई मर्द इसकी तरफ एक बार देखे तो इसका दीवाना हो जाए। तुम्हें जो करना है इसके साथ तुम कर सकती हो। तुम्हारे पास 1 घंटा है लेकिन मुझे यह 1 घंटे बाद ऐसी मिलनी चाहिए कि लोग इसकी खूबसूरती के दीवाने हो जाए और इसकी तरफ खुद ब खुद अट्रैक्ट होने लगे। वंश की बात सुन निशा ने मुस्कुराते हुए वंश से कहा, तुम्हें मेरे टैलेंट पर शक हो रहा है वंश? तुम तो जानते हो मैं लोगों की शक्ल बदल देती हूँ और तुम तो बस इसे अट्रैक्टिव बनाने को कह रहे हो। यह तो पहले से ही काफ़ी अट्रैक्टिव है। कनक को डर लग रहा था। आज से पहले कनक ने ऐसी दुनिया कभी नहीं देखी थी। निशा ने कनक से पूछा, क्या तुम रेडी हो? कनक अपने हाथ को मसलते हुए कहा, नहीं। कनक का नहीं सुन निशा कनक को देखने लगी। तभी वंश ने कहा, इसकी परमिशन मायने नहीं रखती है। मैंने तुमसे जो कहा है वह करो। कनक वंश को मासूमियत से देख रही थी। वह चाहती थी कि वंश यह सब रोक दे। वह वंश को प्यार से बदलना चाहती थी लेकिन उसका यूं खामोश रहना वंश को और बढ़ावा दे रहा था। निशा कनक के हाथ को पकड़कर कनक को एक झटके से उठाकर अपने साथ एक रूम में लेकर चली गई। वंश बैठकर मैगजीन पढ़ने लगा। 1 घंटे बाद निशा कनक को वंश के सामने लाकर खड़े करते हुए कहा, वंश राय सिंघानिया, यह पूरी तरह से रेडी है। तुम खुद देख लेना, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ। इतना कहकर निशा वहाँ से चली गई। वंश ने जब अपनी नज़रें उठाकर कनक को देखा तो कनक ने अपने आप को स्टॉल से पूरी तरह से ढका था। उसकी आंखों में आंसू था। उसकी वो लाल आंखें वंश को नफरत से देख रही थी। वंश जैसे ही कनक के पास उठकर आया और जैसे ही कुछ बोलने को हुआ, कनक ने एक जोरदार का थप्पड़ वंश को मार दिया। कनक के ऐसे एक्शन की वंश को जरा भी उम्मीद नहीं थी। कनक के ऐसे थप्पड़ मारने से वंश को गुस्सा आ गया। वह गुस्से से बौखला गया। उसने गुस्से से कनक के बाल को पकड़कर खींचते हुए कनक के चेहरे को बिल्कुल अपने चेहरे के करीब कर अपने दांत को पीसते हुए कहा, हाउ डेयर यू, तुमने वंश राय सिंघानिया को थप्पड़ कैसे मारा? आज तक मुझे किसी ने हाथ तक नहीं लगाया और तुमने मुझे थप्पड़ मारा। तुम्हारी औकात मेरे जूते इतनी भी नहीं है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैंने तुम्हें अपने साथ रखा है। यहाँ की हर एक लड़की मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए, अपनी जान देने के लिए तैयार रहती है और मैं तुम्हें अपने साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को दे रहा हूँ तो तुम मुझे तेवर दिखा रही हो। अपनी इन झूठी मासूमियत से तुम लोगों को बेवकूफ़ बना सकती हो, मुझे नहीं। कनक अपनी लाल आंखों से वंश को देख रही थी। कनक वंश के हाथों से अपने बाल को छुड़ाने की कोशिश करते हुए वंश से कहा, मैंने गलती की आपको एक अच्छा इंसान समझने की। सर, मैंने यह सोचा कि कहीं न कहीं आपके अंदर एक दिल धड़क रहा होगा, कहीं न कहीं आपके अंदर इंसानियत ज़रूर होगी। मैं अपनी अच्छाई से, अपनी खामोशी से आपके अंदर के उस इंसान को ज़िंदा करना चाहती थी लेकिन मैं गलत थी। आप में इंसानियत है ही नहीं। आपने मेरे कैरेक्टर को सरेआम बेइज्जत कर दिया। मैं तब भी चुप रही। आपने लोगों के सामने मेरी इज्जत का मजाक बना दिया। मैं तब भी चुप रही। आपने मेरे साथ बदतमीजी की, मेरे साथ कई घंटे सोए भी। मैंने उन सब बदतमीजियों को भी बर्दाश्त कर लिया और जाने दिया। मैं आपकी हर बात में अपने लिए प्यार ढूंढने की कोशिश करती रही। मुझे लगा कहीं न कहीं आप मेरे प्यार को समझने की कोशिश करेंगे, मुझे समझेंगे, लेकिन मैं गलत थी। आप मेरे क्या किसी के प्यार को नहीं समझ सकते। आप अपने झूठे बदले में अंधे हो गए हैं। आप एक झूठा बदला लेने के लिए मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मुझे एक मासूम लड़की से एक एस्कॉर्ट गर्ल बना दिया। मुझे बाजार में खड़ा कर दिया और आज मुझे ऐसे कपड़े पहनवाया है कि मुझे खुद को भी आईने में देखते हुए शर्म आ रही है। आप करना क्या चाहते हैं? आपको लगता है मुझे बाजार में खड़ा कर देना, मर्दों के साथ सोने के लिए छोड़ देना, यह सब करके आप अपना बदला पूरा कर लेंगे? नहीं सर, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप एक दिन अपनी ही नज़रों में गिर जाएंगे। आपको एक दिन खुद से नफरत होगी। आपको बहुत पछतावा होगा। तो शायद तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। मैंने आपके साथ रहने का फैसला इसलिए किया था कि मैं चाहती थी कि आप बदल जाए और मेरे कैरेक्टर पर लगा वह गंदा दाग हटा दे। लेकिन आप नहीं बदल सकते सर, क्योंकि आप इंसान है ही नहीं। आपको जानवर भी नहीं कह सकते, क्योंकि अगर हम
जानवर को भी प्यार करते हैं तो वह भी हमसे प्यार करने लगता है। आप तो हैवान हैं। मुझे तो आज से खुद से और आपसे इतनी नफरत हो रही है कि मैं बता नहीं सकती। मुझे यह थप्पड़ आपको बहुत पहले मार देना चाहिए था सर, तभी आपको अपनी गलती का एहसास होता। मैंने अब तक चुप रहकर सबसे बड़ी गलती की है और मैं जहां आज हूँ अपनी गलती की वजह से हूँ, क्योंकि मैंने एक हैवान से प्यार किया जिसे प्यार की क्या किसी की कदर नहीं है। कनक की बातें सुन वंश कनक को देख रहा था। उसकी पकड़ कनक के बालों पर कस गई और उसने कनक को देखते हुए कहा, तुमने मुझे एक बहुत अच्छा नाम दिया है। मैं बताता हूँ हैवान कहते किसे है। इतना कहकर वंश ने कनक को खुद से दूर करके कनक के स्टॉल को पकड़कर एक झटके से कनक के ऊपर से हटाकर हवाओं में उड़ा दिया। वंश ने जब कनक के बॉडी से स्टॉल हटाया तो वह खुद भी हैरान हो गया, क्योंकि कनक ने बहुत ही ज़्यादा छोटा कपड़ा पहना था जिससे उसका चेस्ट और उसकी बैक दिख रही थी और उसकी ड्रेस हल्की हल्की रिवीलिंग भी थी। कनक के ड्रेस को देख वंश अपनी नज़र कनक की तरफ से फेर लिया। कनक के आंखों से आंसू बह गया। कनक वंश के पास आकर वंश का कॉलर पकड़कर वंश से कहा, क्या हुआ सर, आप अपनी नज़रें क्यों फेर रहे हैं? आप ही चाहते थे ना मैं अट्रैक्टिव दिखूं, तो देखिए मैं इतनी अट्रैक्टिव दिख रही हूँ कि आप जैसा हर आदमी मेरी तरफ से नज़रें नहीं हटा पाएगा। इतना कहकर कनक वंश का कॉलर छोड़कर एक जोरदार थप्पड़ वंश के गाल पर मार दिया। कनक ने दूसरा थप्पड़ मारते हुए कहा, यह मुझे बदनाम करने के लिए। इतना कहकर कनक ने तीसरा थप्पड़ वंश को मार दिया। वंश का कॉलर पकड़कर वंश से कहा, और यह थप्पड़ मेरे साथ कुछ घंटे सोने के लिए। इतना कहकर कनक ने चौथा थप्पड़ वंश को मार दिया, और यह थप्पड़ मुझे इस वक्त मेरी ही नज़रों में गिराने के लिए। अब वंश कनक के 4 थप्पड़ों का बदला कैसे लेगा? कनक के इस तरह 4 थप्पड़ मारने से वंश की आंखें अंगारे की तरह लाल हो गई थी। उसके अंदर इतना गुस्सा आ गया था कि उसके हाथों की नसें दिखाई दे रही थी। वह गुस्से से एक झटके से कनक की तरफ पलटकर कनक के गले को पकड़कर दीवार में सटाकर कनक के गले को कसकर दबाते हुए अपने दांत को पीसते हुए कहा, आई किल यू। वंश कनक का गला दबाए जा रहा था। अगर वंश का फोन नहीं बजता तो आज वह कनक की जान ले लेता। वंश अपना फोन उठाकर कनक के गले को एक झटके से छोड़ दिया। कनक जोर जोर से खांसने लगी। तभी दूसरी तरफ से यश ने कहा, बॉस मुस्तफ़ा कसीनो पहुंच गया है। हमारे पास सिर्फ आधा घंटा है। आपको जल्द से जल्द यहाँ आना होगा। वह सिर्फ आधा घंटा रुकेगा यहाँ। वंश कनक की तरफ पलटकर कनक को जमीन पर बैठे देखकर यश से कहा, उस पर नज़र रखो, मैं 45 मिनट में वहाँ आ रहा हूँ। इतना कहकर उसने फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर दिया। वंश कनक के पास बैठते हुए कनक के हाथ को पकड़कर खींचते हुए अपने साथ ले जाने लगा। कनक अपने हाथ को वंश के हाथ से छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, मेरा हाथ छोड़िए सर, क्या कर रहे हैं मेरे साथ, मुझे जाने दीजिए यहाँ से। वंश कनक को घसीटकर अपने साथ ले जाकर कार के पास लाकर कनक को पैसेंजर सीट पर धक्का देकर कार के डोर को लॉक कर खुद ड्राइवर सीट पर आकर बैठ गया और उसने कार को स्टार्ट कर कार की स्पीड बढ़ा दी। वंश कार को फुल स्पीड में ड्राइव करते हुए कार में लगी टीवी को ऑन करते हुए मुस्तफ़ा की फ़ोटो दिखाते हुए कनक से कहा, तुम्हें इसे सेड्यूस करना है। कनक कार के डोर खोलने की कोशिश करते हुए वंश से कहा, मैं कुछ नहीं करने वाली, मुझे जो करना था मैंने कर दिया। अब मुझे आपके साथ एक पल भी नहीं रहना। कनक यह सब कह ही रही थी कि तभी उसके कानों में एक आवाज़ पड़ी, पापा, दीदू। अपने भाई अंकित की आवाज़ सुन कनक जब सामने टीवी में देखा तो उसका भाई व्हीलचेयर पर रस्सियों से बंधा उसके चारों तरफ आदमी गन लिए खड़े थे। वंश कार की स्पीड बढ़ाते हुए कनक से कहा, अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो तुम्हारा यह अपाहिज भाई कुछ ही पल में ऊपर चला जाएगा, और तुम जानती हो मैं धमकियाँ नहीं देता। तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं मिस गोयल। पहला, मेरा काम चुपचाप से करो, और दूसरा, यहाँ से जाओ और अपने अपाहिज भाई का अंतिम संस्कार करो। कनक जैसे ही स्टीयरिंग को पकड़ने को हुई, वंश कनक के हाथ को कसकर पकड़ लिया। कनक अपने हाथों को वंश के हाथों से छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, छोड़िए मेरा हाथ, आप एक हैवान हैं, आपसे अच्छे तो गुंडे होते हैं। वंश कार की स्पीड डबल करते हुए कनक से कहा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, मुझे क्या कहती हो, मुझे मेरे मिशन से फ़र्क पड़ता है, और अगर आज उसमें कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो याद रखना मैं तुम्हारी ज़िंदगी को जहन्नुम बना दूंगा और तुम्हारे अपाहिज भाई को ऊपर पहुंचा दूंगा। और मुझे अभी तुमसे उन 4 थप्पड़ों का बदला भी तो लेना है। तुम्हें भी तो पता चले ना, आखिर तुमने थप्पड़ किसे मारा है। तुम्हें थप्पड़ मारने में मज़ा बहुत आया, लेकिन उसकी सज़ा काटते काटते तुम मुझसे मौत की भीख मांगोगी। वंश की बातें सुनकर कनक को बहुत गुस्सा आ रहा था।
कनक वंश के उस हाथ को दांत काटने लगी जिस हाथ से वंश ने कनक का हाथ पकड़ा था। कनक के दांत काटने के बावजूद वंश कनक के हाथ को नहीं छोड़ा। लगभग 5 मिनट के बाद कनक खुद थककर वंश के हाथों को छोड़ दिया। कनक ने जब वंश के हाथों को देखा तो वंश के हाथों से खून निकल रहा था और उसके दांतों के निशान वंश के हाथों पर साफ साफ पता चल रहा था। वंश ने कनक को देखते हुए कहा, यह दर्द उस दर्द के सामने कुछ भी नहीं है जो तुम्हारे कमीने बाप ने मुझे दिया है। तुम मेरे साथ जो करना चाहती हो करो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें तब तक जिंदा और अपने पास रखूंगा जब तक तुम मेरे काम की हो। जिस दिन मेरा तुमसे मतलब पूरा हुआ, मेरा काम पूरा होगा, उस दिन मैं तुम्हें जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। इतना कहकर वंश ने एक झटके से कार रोक दी और कनक के साइड आकर डोर ओपन कर कनक को झटके से बाहर निकालकर कनक से कहा, कोई होशियारी मत करना। तुम्हारी एक होशियारी की कीमत तुम्हारा अपाहिज भाई चुकाएगा। जाओ और जाकर उस आदमी को सेड्यूस करो, उसे रिझाओ, कुछ भी करो। अगर उसके साथ कुछ मिनट के लिए सोना पड़े तो वह भी करो, लेकिन उससे क्रूज का पासवर्ड पता करो। अगर तुम बिना क्रूज के पासवर्ड जाने यहाँ आई तो अगले ही पल तुम्हारे भाई की जान ले लूँगा। वंश की बातें सुन कनक जैसे ही वंश को थप्पड़ मारने को हुई, वंश कनक की कलाई पकड़कर मरोड़ते हुए कनक की पीठ से लगाते हुए कनक को बिल्कुल अपने करीब कर कनक से कहा, यह गलती फिर मत करना, क्योंकि शायद तुम 5वें थप्पड़ की कीमत नहीं चुका पाओ, क्योंकि 4 थप्पड़ की कीमत तुम्हारे औकात से बाहर है। समझ में आया तुम्हें? अब जाओ यहाँ से। इतना कहकर वंश ने एक झटके से कनक को छोड़ दिया। कनक अपने भारी कदमों से कसीनो बार के अंदर चली गई। तभी वहाँ लूसा और यश आए। वंश ने लूसा से पूछा, क्या तुम मास्क लाई हो? लूसा वंश को एक मास्क देते हुए वंश से कहा, बॉस केयरफुल होकर जाइएगा, क्योंकि कसीनो बार के अंदर मिस्टर अधिराज गोयल के आदमी होंगे। लूसा की बात सुन वंश ने लूसा से कहा, जानता हूँ मैं। वंश ने अपने मन में कहा, मैं मिस गोयल को अकेले मुस्तफ़ा के हाथ में नहीं छोड़ सकता। वह मुस्तफ़ा एक खूंखार भेड़िया है जो मिस गोयल को नोच खाएगा। हजारों लड़कियों की ज़िंदगी बचाने के लिए मुझे मिस गोयल को टॉर्चर करना होगा, उन्हें इतना परेशान करना होगा कि वह मुझसे नफरत करे और मेरे काम को भी करे। इतना कहकर वंश कसीनो बार के अंदर चला गया। अगर आपको इस कहानी के आगे का पार्ट देखना है तो कमेंट में बताएं और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।